हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज 12th क्लास की फिजिक्स 9th चैप्टर और आज है अपना लेक्चर नंबर थर्ड और आज का टॉपिक रहेगा गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी में संबंध, दैट इज रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर and focal length of a spherical mirror जो गोलीय दर्पण है उसकी वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध को ड्राइव करेंगे। वैसे हालांकि हमने ये बता दिया था कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, क्योंकि जैसे अगर हम एक फिगर बनाएं बच्चों, जैसे मान लीजिए ये मैंने ले लिया अवतल दर्पण, ये इसका ध्रुव और ये इसका सेंटर C, तो इसको मिलाते हुए मैंने लाइन खींच दी। ये मुख्य अक्ष हो गई, ये ध्रुव है दर्पण का P, ये सेंटर, ठीक है। अब मैंने ये बताया था कि बच्चों जो इसका फोकस होता है वो C और P के ठीक मिडिल में होता है। अब क्यों होता है उसको हमें आज ड्राइव करना है, क्यों होता है इसको देखना है। तो देखिए यहाँ पर एक मुख्य अक्ष के समांतर किरण लेकर के आते हैं और ये हमने बताया है कहाँ से जाती है, फोकस से होकर जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण फोकस से जाएगी और यहाँ अगर मैं इसको मिला दूँ C को इस बिंदु से, इस बिंदु को मैं नाम दे देता हूँ M, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिरा देता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ इस पॉइंट को N, जो लंब हमने गिराया है, ठीक है बच्चों। तो देखें ये बिल्कुल मिडिल में है, ये हमें प्रूव करना है। और C से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, P तक की जो डिस्टेंस होगी CP, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। ये पिछले लेक्चर्स में हम सीख चुके हैं, सॉरी बच्चों, C से लेकर P तक की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या, और F से लेकर P तक की दूरी फोकल लेंथ F होती है, दिस वन, ठीक। ऐसा ही फिगर हम एक बना लेते हैं उत्तल दर्पण के लिए, यहाँ बना देता हूँ मैं उत्तल दर्पण के लिए। तो दोनों के लिए ही सिद्ध कर देंगे, जिससे कि आप लोग ये न सोचें कि सर आपने एक दर्पण से सिद्ध कर दिया, दोनों में ये रिलेशन अप्लाई होगा या नहीं होगा। इसके लिए मैं दोनों फिगर बना के चल रहा हूँ। जैसे ये मैंने लिया है उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण इसका C यहाँ होगा बच्चों, और ये ध्रुव से मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष हो गई ये वाली, ये C है इसका। इस पॉइंट पर मान लीजिए कोई मुख्य अक्ष के समांतर किरण आपतित होती है, ठीक। और यहाँ फोकस, ये फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, इतनी रिफ्लेक्ट होगी कि ये ऐसा लगेगा कि ये कहाँ से आ रही है, फोकस से। तो मैं इसको ऊपर बढ़ाता हूँ, ठीक है। और C को यहाँ से मिला दूँ तो ये अभिलंब हो जाएगा। इस पॉइंट को M को मैंने यहाँ से मिला दिया और इसको आगे बढ़ा दिया, तो ये अभिलंब हुआ। ये बात हम पीछे बता चुके हैं बच्चों। यहाँ से भी लंब गिराया, वो मैंने डाल दिया पॉइंट N। यहाँ भी C से लेकर P तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, R।
और P से लेके F तक का डिस्टेंस फोकस दूरी। ठीक, अब देखें, मान लीजिए ये एंगल, ये किरण अभिलंब से थीटा कोण पर आपतित हुई थी। इस अभिलंब से, ये अभिलंब है, ये ध्यान रखेंगे, C से बिंदु को मिलाने वाली, दर्पण के किसी भी बिंदु से मिलाने वाली रेखा उस आपतन बिंदु पर अभिलंब है। तो मान लीजिए ये अभिलंब से ये जो किरण है, आपतित किरण, ये थीटा कोण पर है। तो बच्चों यहाँ ये परावर्तित हुई है इस दिशा में, तो ये परावर्तन कोण हुआ। आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं, तो ये भी थीटा हो गया। ये थीटा है तो ये एकांतर कोण, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, तो ये थीटा, तो ये भी थीटा। तो अब देखें, ऐसे ही यहाँ पर करते हैं कि ये किरण अभिलंब से थीटा कोण पर आई थी, तो ये परावर्तन के बाद इधर जो जा रही है वो भी परावर्तन कोण थीटा होगा, तो थीटा कोण पर ही इधर परावर्तित होगी। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो अब देखें, जब ये एंगल थीटा है और ये रेखा ये जा रही है, देखिए ये रेखा यही है और ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, ये वाली और ये वाली, तो ये भी कितना हो गया, थीटा हो गया। ये थीटा है, ये रेखा ये रेखा ये शीर्षाभिमुख कोण हुए, ये भी थीटा हो गया। ठीक है, अब देखें त्रिभुज FMN में, त्रिभुज FMN में, FMN में ये वाला जो कोण है, ये इस त्रिभुज के लिए बहस कोण हुआ, तो ये दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होगा, तो ये कोण कितना आ गया, 2 थीटा आ गया। इस वाले त्रिभुज के लिए देखें, त्रिभुज CMF से लिखते हैं, त्रिभुज CMF से ये प्रमेय आपने पढ़ी होगी कि ये जो बहस कोण है वो त्रिभुज के दोनों अंतः कोणों के बराबर होगा। एंगल MFN ये वाला एंगल इक्वल्स टू एंगल दिस प्लस एंगल दिस। नाम लिखूं, एंगल FCM प्लस एंगल CMF, तो बराबर कितना आ गया, थीटा प्लस थीटा बराबर 2 थीटा। यही बात वहाँ भी उस फिगर में भी लागू हो रही है बच्चों। देखें, एंगल CMF से देखें, CMF से ये वाला एंगल इन दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होगा, तो यहाँ भी ये कोण कितने का हो गया, 2 थीटा का। अब देखें, इस वाले त्रिभुज से देखते हैं, त्रिभुज MCN से, त्रिभुज MCN से tan थीटा बराबर लंब दैट इज MN बटे आधार कितना हुआ, CN, ये हो गया। और इस वाले त्रिभुज से MF, अब देखें यही बात यहाँ भी लागू होगी, MCN से tan थीटा बराबर MN अपॉन CN, वो यहाँ आया है। तो ये जो मैं लिख रहा हूँ वो दोनों फिगर से बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, चाहे इस फिगर से देख लें चाहे उस फिगर से देखें। ये जो कुछ भी यह लिखा जा रहा है वो दोनों फिगर्स के लिए एप्लीकेबल है, दोनों पे लागू हो रहा है। तो tan थीटा इतना हुआ, तथा त्रिभुज, देखो यहाँ लिख देता हूँ, त्रिभुज MFN से tan 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, लंब दैट इज MN बटे आधार कितना, FN। ठीक, अब थीटा को हम बहुत छोटा लें, यानी ये जो आपतित किरण हैं वो पोल के आसपास ही हैं। ठीक है ना, ये किरणें जितनी पोल के पास आपतित होंगी ये थीटा उतना ही छोटा होता चला जाएगा। तो थीटा के सूक्ष्म होने पर, जब थीटा सूक्ष्म होगा
तो बच्चों टेन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं, तथा ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा लिमिट वाले चैप्टर में, तथा टेन टू थीटा को केवल टू थीटा लिख सकते हैं। अतः इन समीकरण में टेन थीटा की जगह में क्या लिख दूं, थीटा। अतः थीटा बराबर कितना आ गया, mn/cn, तथा टू थीटा बराबर कितना आ गया, mn/fn। ठीक, अब थीटा का ये मान मैं यहाँ रख देता हूँ तो क्या मिल जाएगा, थीटा का ये वाला मान यहाँ रख देते हैं तो mn/2 इंटू थीटा के स्थान पर mn/cn, समझ रहे हैं ना। ये थीटा की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी है तो 2mn/cn बराबर कितना आ गया, mn/fn, mn/fn आ गया, mn से mn कट गया। तो पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आगे चलूँगा। हाँ तो बच्चों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे चलते हैं, हम इसको अब आगे सॉल्व करते हैं। देखिए mn से mn कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2/cn बराबर 1/fn। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं कि fn इक्वल्स टू cn/2, cn/2, यानी fn जो है cn की आधी आ गई। अब बच्चों हम ये करें कि इस दर्पण का द्वारक छोटा ले लें। दर्पण का द्वारक जो अपर्चर है, दर्पण का द्वारक, ये पीछे हम सब समझा चुके हैं कि द्वारक क्या है। दर्पण का द्वारक छोटा होने पर बिंदु n P के बहुत निकट होगा। मैं ऐसे लिख देता हूं, n विल बी वेरी क्लोज टू P। अभी अगर आपकी ये बात समझ में नहीं आई है तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ समझाता हूँ। देखो जैसे ये दर्पण था, ठीक है, किसी एक दर्पण में समझ लें, द्वारक छोटा होने की कह दें या ऐसे कह दें, मैंने ये बताया था कि हम ये मान के चल रहे हैं कि ये किरणें जो आपतित हो रही हैं, जैसे ये किरण है वो इस मुख्य अक्ष के काफ़ी निकट आ रही है, बहुत निकट है, जैसे ये है, ठीक है। तो यहाँ ये किरण आई, आपने यहाँ से लंब गिराया, यहाँ पर आके गिरा, बिंदु n यहाँ है और P यहाँ है, ठीक है, F यहाँ है। इस किरण को मैं और नीचे लाता जा रहा हूँ, जैसे यहाँ ले आया, अब यहाँ से लंब गिराता हूँ तो बच्चों देखो कितना नज़दीक पहुँच गया। अब मैं यहाँ ले आऊँ तो यहाँ से लंब गिराऊँगा तो देखिए बिल्कुल P के पास पहुँचता जा रहा है, यानी ये बिंदु बिल्कुल P के निकट खिसकता जा रहा है। ये बात समझ में आ रही होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि अब हमारा बिंदु n जब P तक ही पहुँच गया तो Fn को FP लिख सकते हैं, यानी बिंदु n P के निकट पहुँच गया तो Fn हो गया FP, यानी Fn के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, FP, और Cn के स्थान पर CP, Cn के स्थान पर CP लिख दिया तो ये रिलेशन क्या हो गया, FP बराबर CP/2। और FP क्या है बच्चों, देखें F से लेके P तक की डिस्टेंस फोकल लेंथ है, फोकस दूरी है, दैट इज़ ये F है। और CP क्या है, C से लेके P तक की दूरी वक्रता त्रिज्या है, दैट इज़ R है। तो F इक्वल्स टू R/2, यानी किसी भी दर्पण की, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये बात यहाँ समझ गए होंगे, ठीक है बच्चों। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेंगे। तो आज हमने ये बात सिद्ध कर दी कि हम बार बार कहते थे कि इस बिंदु को C और P के बीचों बीच में लेंगे। बीचों बीच में क्यों लेंगे, दैट इज प्रूव्ड। तो अब बात करेंगे कि ये दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं। तो पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।
तो बच्चों गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब कैसे बनेंगे उसको सीखने से पहले हमें कुछ रूल्स सीखने हैं, यानी गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या हैं। पहले नियम सीखेंगे, उसके बाद प्रतिबिंबों को बनाएंगे। दैट इज इमेज फॉर्मेशन, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन या बाय स्फेरिकल मिरर्स। गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन कौन से नियम हमें सीखने हैं। तो देखें, सबसे पहला नियम, दोनों दर्पणों को एक साथ लेके चलते हैं कि जैसे हमने यहाँ तो ले लिया एक अवतल दर्पण। नियम आप स्वयं लिखेंगे, सुनते जाएंगे, समझते जाएंगे। ये हमने बच्चों अवतल दर्पण लिया है, कॉनकेव मिरर। ये इसका ध्रुव है, ये आप जानते हैं, और वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है वो इसकी मुख्य अक्ष हो जाती है, और C और P के ठीक बीचों बीच में आप फोकस बिंदु। तो बच्चों जब आप कॉपी पर ये बनाएंगे तो मैं आपको दिक्कत न हो इसलिए मैं एक बात समझा दूं कि आप जब दर्पण बनाएं तो प्रकार से बनाना। आप एक काम करना, प्रकार में लगभग आपकी कॉपी की जो विड्थ है वो इतनी ठीक है कि आप लगभग 6-7 सेंटीमीटर की दूरी भर लेना, और ऐसे भर के एक चाप मारना हल्का सा, वो हो जाएगा दर्पण। और जहाँ प्रकार की नोक आती है वहाँ आप C लिख देंगे, वो केंद्र हो जाएगा, तो इमेज कभी गलत नहीं बनेगी। बात समझ गए? आपने नोक यहाँ रखी और ये चाप मार दिया, तो जहाँ आपने प्रकार की नोक रखी थी वो C हो गया, और यहाँ इसको मिला दें। ये रेखा जितनी बड़ी है, जैसे आपने 6 सेंटीमीटर की दूरी भरी है तो ये 6 सेंटीमीटर हो गई इसकी वक्रता त्रिज्या, तो 3 सेंटीमीटर पर यानी बिल्कुल बीचों बीच में F डाल देना। फिर इस तरीके से प्रतिबिंब, तो जब भी ये प्रतिबिंब बनाएंगे तो आप प्रकार से उसका वक्रता केंद्र ठीक ठीक बनाएंगे, और C और P के बीच में ठीक ठीक मध्य बिंदु पर F लिखेंगे, तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा, आपका मतलब उस वस्तु का जो आप रखेंगे वो यथार्थ स्थिति में आएगा। गलती नहीं होगी कि अगर C और F एक्यूरेट पोजीशन पर नहीं है तो हमारा प्रतिबिंब गलत भी बन सकता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखेंगे। कॉपी पर कैसे बनाएंगे ये मैंने आपको समझा दिया। अब नियम समझें कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण, देखिए ये मुख्य अक्ष है, ये इसी के समांतर आ रही है। अब बच्चों में पैमाने से नहीं खींच रहा हूँ तो थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है। तो मुख्य अक्ष ये है, उसके समांतर ये किरण आपतित होती है दर्पण पर, तो वह फोकस से होकर जाती है। किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण के लिए फोकस से होकर जाती है या फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ये बात लागू होगी उत्तल दर्पण में। जैसे ये मैंने उत्तल दर्पण बनाया, यहाँ बना दूंगा, यहाँ बना दिया मैंने उत्तल दर्पण। ये P और इस लाइन को आगे बढ़ाया, ये हो गया C इसका वक्रता केंद्र, और ये F। इसमें मुख्य अक्ष के समांतर जब किरण आएगी तो ये जो उत्तल दर्पण है ये किरणों को फैला देता है, ये किरणों को कॉन्ट्रैक्ट करता है, संकुचित करता है, ये फैलाता है। अब ये किरण यहाँ क्या हुआ, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण फोकस से होकर जाती है, ये अवतल दर्पण के लिए, या फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो ये बच्चों किस दिशा में जाएगी कि इसको कहाँ से मिलाओगे? फोकस से, और इसी सीध में इधर रिफ्लेक्ट कर दोगे, ये परावर्तित हो गई, और ये ऐसा लग रहा है कि ये F से आ रही हो। तो नियम समझ में आ गया? एक बार फिर सुन लें कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण से आपतन के पश्चात फोकस से होकर जाती है या फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। आदि बात, एक बात इस दर्पण पर लागू होती है, ये अवतल है यानी कॉनकेव है, और ये कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई। दूसरा नियम, अब आप चित्र अलग अलग बनाएंगे। पहले
देखो मैं दूसरा नियम यहाँ बना देता हूँ। ये C और बीचों बीच में F और ये बिंदु ध्रुव, दर्पण का ध्रुव। ऐसे ही इधर बना लूँ, कॉन्वेक्स मिरर, मुख्य अक्ष ये P और ये C और ये F, बीचों बीच में F। दूसरा नियम, जो किरण फोकस से होकर आती है, दर्पण पर फोकस से होकर आपतित होती है, तो वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखिए सीधी हो गई। फोकस से होकर आपतित होने वाली, दर्पण पर फोकस से होकर आपतित होने वाली जो प्रकाश किरण है वो परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। किसमें? कॉनकेव में। और इसमें क्या होगा कि फोकस की ओर आती हुई, जैसे मान लो ये फोकस की ओर आ रही होती, लेकिन यहाँ दर्पण के पार नहीं निकलेगी, लेकिन किस दिशा में आ रही है? फोकस की दिशा में आपतित हुई है इस दर्पण पर, तो ये भी मुख्य अक्ष के समांतर होकर परावर्तित हो जाएगी। बात समझ में आ गई बच्चों? ये नियम भी समझ में आ गया। ये लाइन बेटा थोड़ी सी तिरछी सी हो रही है, ये सीधी है इस तरीके से, जो फोकस की ओर ये भी आई और ये फोकस से होती हुई आई, परावर्तन के पश्चात इससे भी मुख्य अक्ष के समांतर हो गई और इसमें भी मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। इसका स्क्रीनशॉट लें, ये दूसरा नियम हुआ। तीसरा नियम अभी समझाऊंगा, पहले इसका स्क्रीनशॉट लें। तो बच्चों अब तीसरा नियम, थर्ड रूल में ये देखेंगे दोनों दर्पणों के लिए। पहले मैं बनाता हूँ कॉनकेव और ये इसकी मुख्य अक्ष, ये इसका C और ये इसका F, ठीक, और ये ध्रुव P। अब ये सब आपको याद हो गए होंगे, सब समझते जा रहे होंगे। ये मैंने बनाया कॉन्वेक्स उत्तल दर्पण और ये मुख्य अक्ष, ये इसका ध्रुव P और ये C और ये F। ओके, ये फोकस हो गया, वक्रता केंद्र हो गया और ध्रुव हो गया। तो तीसरा नियम ये है कि जो किरण वक्रता केंद्र से होती हुई आपतित होती है, जैसे ये वक्रता केंद्र है, इससे होकर आपतित हुई इस दर्पण पर, तो ये उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। क्योंकि बच्चों ये नॉर्मल इंसिडेंस हो गया, अविलंब आपतन हो गया, क्योंकि यही लंब है। जैसे दर्पण में क्या होता था बच्चों, मैं यहाँ समझाता हूँ। जैसे समतल दर्पण में आपने देखा था कि ये अविलंब था और किरण यहाँ आती थी आई कोण पर, आपतन कोण पर, तो इतने ही कोण पर परावर्तित हो जाती थी। अगर ये थीटा कोण पर आई है तो थीटा कोण पर ही परावर्तित हो जाती थी, ठीक है। अगर ये लंब की दिशा में ही आती, सीधी, ये लंब है और इसी दिशा में किरण आती, तो अविलंब और आपतित किरण के बीच आई 0 हो गया बच्चों, तो आर भी कितना होगा? 0। तो ये उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। इसको अविलंब परावर्तन आपतन कहते हैं, यानी नॉर्मल इंसिडेंस। यानी अविलंब की ही दिशा में किरण आ रही है, यानी वो अविलंब से कुछ कोण ही नहीं बना रही, आपतन कोण 0 हो गया। और परावर्तन का नियम क्या है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, तो परावर्तन कोण भी 0 होना, यानी परावर्तित किरण भी अविलंब से 0 कोण बनाएगी, तो उसी दिशा में वापस हो जाएगी। वही बात यहाँ लागू होती है कि मैंने बताया था कि दर्पण के किसी बिंदु को C से मिला दें तो वो उस बिंदु पर अविलंब होता है, तो ये अविलंब की ही दिशा में ये किरण आपतित हुई है, इसीलिए ये उसी मार्ग पर वापस लौटेगी। ऐसा ही इसमें होगा कि जो वक्रता केंद्र की सीध में किरण आ रही होगी, जैसे ये सीध मिलाई मैंने वक्रता केंद्र से, इस सीध में अगर ये किरण आती तो यहाँ से परावर्तन के पश्चात इसी मार्ग पर वापस लौट जाती। तो बच्चों ये 3 नियम हैं, तो इन नियमों को अप्लाई करके हम किसी भी दर्पण से
किसी भी स्थिति में कि वस्तु कहाँ रखी है, उस स्थिति में हम उससे कैसी इमेज बनेगी, कैसा प्रतिबिंब बनेगा, ये ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरणों का दिखाना जरूरी है। तो प्रतिबिंब है क्या? जहाँ पर परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु से किरणें, मान लीजिए किसी एक बिंदु से किरणें चली बच्चों, और परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिल जाएंगी उसी बिंदु को हम इस बिंदु का प्रतिबिंब कहेंगे। बात समझ में आ रही है? जैसे मैं समतल दर्पण से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे समतल दर्पण है, ठीक, एक किरण इस पर इधर गई तो ये इसी दिशा में वापस आ गई, ठीक है, और एक किरण मैंने इस पर ये गिराई। 2 किरणें दिखाना जरूरी हैं। ये तो अविलंब आपतन हो गया, अविलंबवत आई और अविलंबवत वापस लौट गई, तो एक किरण। और ये किरण क्या होगा बच्चों, यहाँ पर अविलंब खींचेंगे और इसी कोण पर परावर्तित होगी, तो एक किरण ये लौट के आ रही है। परावर्तन के बाद एक किरण आपको ये मिली और एक ये मिली, तो ये आगे जाके फैल रही हैं, आगे तो कहीं काटेंगी नहीं। ये पीछे इसको अगर बढ़ाएं तो यहाँ मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। ये दोनों किरणें परावर्तन के बाद यहाँ मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, यहाँ प्रतीत हो रही हैं या वास्तव में मिल भी सकती हैं। तो यही इस बिंदु का प्रतिबिंब हो गया। ये क्या हो गया? प्रतिबिंब यानी इमेज। और ये पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये बिंदु वस्तु है। तो ये समझ गए कि प्रतिबिंब क्या होता है। परावर्तन के बाद किरणें जहाँ मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वही बिंदु पहले बिंदु का प्रतिबिंब होता है। तो प्रतिबिंब क्या है मैंने आपको ये भी समझा दिया। अब देखें, अगर किरणें, प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं बच्चों, मैं यहाँ वो भी समझा दूँ। पहले इसको हटा देता हूँ। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होंगे, ये सब हटाते हैं। अब आपको प्रतिबिंब की स्थिति में समझाता हूँ। अभी जब प्रतिबिंब बनाएंगे तो वहाँ समझ में आ जाएगी ये बात। अभी थोड़ा सा समझा देते हैं, थोड़ी सी बात करेंगे अभी कि जो प्रतिबिंब है यानी जो इमेज है, प्रतिबिंब 2 प्रकार के होंगे। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, दैट इज रियल इमेज। और दूसरा होगा बच्चों आभासी प्रतिबिंब। इसको कहते हैं वर्चुअल इमेज। तो देखें, जब किरणें वास्तविकता में परावर्तन के बाद काटती हैं, यानी परावर्तन हुआ और वो किरणें वास्तव में काट गईं, तो हमें प्रतिबिंब वास्तविक मिलेगा। और अगर काटती हुई प्रतीत हो रही हैं, जैसे यहाँ वास्तव में नहीं काट रही थी, क्योंकि देखिए ये किरण जा रही थी इधर को और ये वाली किरण जा रही थी इधर को, तो ये आगे तो कहीं वास्तव में तो आगे ही जा रही हैं, तो ये आगे कभी काट ही नहीं सकती। तो ये पीछे काटती हुई प्रतीत हो सकती हैं कि जैसे अगर ये यहाँ से आ रही, जैसे ये यहाँ से आ रही थी तो यहाँ काटती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो ये जो इमेज बनेगी वो आभासी होगी। इसलिए आप जो सुबह दर्पण देखते हैं, सुबह अपने बाल काटते हैं, चेहरा देखते हैं, उस दर्पण में जो आपको प्रतिबिंब दिखता है वो आभासी होता है। ये बच्चों ध्यान रखेंगे कि आप जो सुबह दर्पण में, जिसको आप शीशा कहते हैं, आप मिरर में जो अपना चेहरा देखते हैं वो आभासी प्रतिबिंब है, क्योंकि वहाँ किरणें वास्तव में नहीं काट रही हैं। ये मैंने यहाँ समझा दिया है। और आपको अपना चेहरा बच्चों सीधा दिखाई देता है। तो आभासी प्रतिबिंब जितने भी होंगे वो सीधे बनते हैं। सबसे मोटी पहचान, आभासी प्रतिबिंब कैसे बनते हैं? सीधे, यानी इरेक्ट। और जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं वो उल्टे बनते हैं। जैसे वस्तु ऐसी है तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। ये सब आगे आएगा बच्चों, तब मैं दिखाऊंगा आपको, समझाऊंगा वहाँ। उल्टा यानी इन्वर्टेड कैसा बनता है? इन्वर्टेड। तो ये बात अभी समझ में आ जाएगी जब हम दर्पण से प्रतिबिंबों का बनना सिखाएंगे। तो आपको वास्तविक प्रतिबिंब भी बनते दिखाई देंगे और आभासी प्रतिबिंब भी बनते हुए दिखाई देंगे। तो वहाँ स्थिति बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो इसको पहले नोट करिए। तो बच्चों अब अवतल दर्पण से प्रतिबिंबों का बनना सीखेंगे, दैट इज इमेज फॉर्मेशन।
इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो देखें, दर्पण की भिन्न भिन्न स्थितियों में हम वस्तु को रखेंगे और इमेज कैसी बन रही है वो देखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों में शॉर्ट में लिखता चल रहा हूँ क्योंकि वीडियो लेंदी हो रहा है। वस्तु कहाँ है? अनंत पर रखी है। वस्तु अनंत पर है या अनंत पर स्थित है लिख दूं मैं, आप संक्षेप में आप पूरी बात लिखना कि जब वस्तु अनंत पर स्थित है, ये बात तो आप लिख लेंगे। तो देखें, यहाँ बनाते चल रहे हैं बच्चों फिगर कि जैसे ये अवतल दर्पण है, ये इसका ध्रुव, और ये बहुत लंबी दूरी है जो कि एक सेकंड ये ध्रुव हो गया। एक सेकंड बच्चों। हाँ बच्चों, तो बात हो रही थी वस्तु कहाँ पर है? अनंत पर है। ये ध्रुव है और ये मैंने इसका बना दिया सी। ये आप कैसे बनाएंगे बच्चों, वो मैं अभी थोड़ी देर पहले समझा चुका हूँ कि जब भी आप ये फिगर बनाएंगे तो प्रकार पेंसिल लेंगे, प्रकार की नोक जहाँ रखी है और उसको सी डालेंगे और इसको पेंसिल से बनाएंगे। वो ये दर्पण होगा और इसका जो प्रकार की जो नोक आपने रखी थी वहाँ कागज़ में एक छेद हो जाएगा, वहीं सी डालेंगे और सी और पी को मिलाकर ठीक बीचों बीच में पैमाने से नाप के ठीक बीचों बीच की स्थिति में आप एफ लिखेंगे तो कभी भी कोई गलती नहीं होगी। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। वस्तु बहुत दूर है इसलिए डॉट 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 लाइन कर दी मैंने, ठीक है। और वस्तु बहुत बड़ी है, बीच में डॉट 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 भी कर दिया, यानी डॉट डॉट का मतलब वस्तु का आकार बहुत बड़ा है। तो देखें, जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो अनंत से आने वाली किरणें एक समांतर किरण पुंज के रूप में आती हैं। तो एक किरण में ले आया सी से, यहाँ से, अभी एफ हटा देता हूँ बच्चों। ये किरण इसी रास्ते पर वापस लौट आएगी, अभी मैंने नियम समझाए थे, ठीक है। और एक किरण में यहाँ से ले आता हूँ। इस वाले फिगर में बच्चों आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन बाकी की जो फिगर्स बनेंगी, ये किरण इसके समांतर ही में लेके आया हूँ, ठीक है। तो ये उतने ही कोण पर इधर, जितना कोण ये है उतने ही कोण पर इधर परावर्तित कर देंगे। तो ये जो हमारा एफ था वहीं काटेंगी ये किरणें। तो देखें, परावर्तन के बाद ये किरण इधर गई और ये किरण इधर गई, ये दोनों परावर्तित किरणें यहाँ काट रही हैं, तो प्रतिबिंब हमारा यहीं बना ये, ठीक है बच्चों। तो देखें, वस्तु ये थी ए बी और प्रतिबिंब हमारा बना ये ए डैश बी डैश। तो ये जो प्रतिबिंब बना, तो जो इमेज बनी, यहाँ संक्षेप में लिखता चल रहा हूँ मैं, इमेज जो बनी वो कैसी है? वस्तु से बहुत छोटी, बहुत छोटी इमेज बनेगी, बहुत छोटी, ठीक। उल्टी, इन्वर्टेड, उल्टी बन रही है। देखो, वस्तु ऐसे थी, ये उल्टी बनी, उल्टी, और किरणें वास्तव में काटी हैं, प्रतीत नहीं हो रही हैं, तो ये वास्तविक प्रतिबिंब हुआ। और देखो बच्चों, उल्टा बना है, ठीक है। अभी जो बात हम समझा रहे थे, वास्तविक, और बन कहाँ रही है? फोकस पर। तो ये आपको ये सभी जानकारी याद रखनी है कि जब वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा, उल्टा, वास्तविक और फोकस पर बनता है। ये पहला पॉइंट हो गया, हमने वस्तु को अनंत पर रखा। अब हम धीरे धीरे वस्तु को इधर खिसकाते ला रहे हैं बच्चों। सेकंड, जब वस्तु सी से परे है, यानी सी से दूर है, अनंत पर नहीं है, सी से परे है, यानी सी के बाहर है बस। तो जैसे मैं यहाँ बनाता हूँ बच्चों, जिससे एक इमेज और बन जाए, वहाँ छोटे छोटे बना लेते हैं, कंपैरिजन करने में आपको आसानी होगी। ये मैंने लिया दर्पण, ये इसका ध्रुव, ये इसकी मुख्य अक्ष, और ये ले लिया मैंने सी, और ये है एफ, ठीक। अब वस्तु अनंत पर नहीं है, सी के पास है, लेकिन सी से परे है, अलग हटके। जैसे मैंने वस्तु यहाँ बना दी, ठीक।
तो अब यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप सीधे सीधे इमेज बना सकते हैं। इसमें अगर आपको कोई दिक्कत आ सकती है थोड़ी सी कि इस किरण को कितना मोड़ें, तो आप सीधी सीधी समांतर किरणें भी ला सकते थे, वो फोकस पर मिलती। आप इसको ऐसे भी बना सकते थे बच्चों कि जैसे ये दर्पण, इसी केस की बात कर रहा हूँ, अगर ये समझ में ना आया हो। जैसे ये वस्तु रखी है अनंत पर, बहुत बड़ी वस्तु, ये C और ये F, तो आप ऐसी किरणें ला सकते हैं कि अनंत पर जब वस्तु होती है तो समांतर होती है। एक किरण ये ले आए, ये कहाँ से जाएगी? F से। एक और ले आए, ये भी F से ही जाएगी, तो F पर ही तो काटी, तो यहाँ बिंदु वस्तु यानी बहुत छोटा प्रतिबिंब बन गया। बहुत किरणों का दिशा दिखाना ना भूलें बच्चों। ऐसे भी कह सकते हैं, तो यहाँ पर ये क्लियर नहीं होता कि प्रतिबिंब उल्टा बनना है कि सीधा बनना है, ये तो पता लग रहा है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब पॉइंट इमेज बन रही है, बहुत सूक्ष्म। ये स्थिति इस फिगर से क्लियर हो जाती है, यहाँ से थोड़ी सी सिचुएशन सही आ जाती है। खैर, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। जब वस्तु C से परे रखी हुई है तो देखें वही नियम लगाएंगे। कम से कम 2 किरणें आपको ऐसी लानी हैं जिनके मार्ग आपको ज्ञात हैं, जिससे आप उस परावर्तित किरण को आसानी से खींच सकते हैं। तो पहला नियम, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वस्तु से ले आए बच्चों, वो कहाँ से आती है? फोकस से, ये आ गई। दूसरा, जो किरण C से आती है वो उसी रास्ते पर वापस लौट जाती है, तो उसी रास्ते पर एक परावर्तित किरण ये और एक परावर्तित किरण ये, दोनों यहाँ काट गई, प्रतिबिंब यहाँ बन गया। ठीक है, वस्तु से छोटा है, अब बहुत छोटा नहीं कहेंगे, वस्तु से छोटा है। अब देखें, पहले F पर बनना था, अब प्रतिबिंब इधर खिसकता जाएगा बच्चों, F से इधर को, अब F और C के बीच बन गया। तो जो इमेज बनी, जो प्रतिबिंब बना, वो कहाँ बना बच्चों? प्रतिबिंब की स्थिति लिखते हैं, वस्तु से छोटा। अब आप लिख लेंगे, मैं बोल देता हूँ बच्चों केवल। एक तो वस्तु से छोटा बना और F और C के बीच में बना, F व C के बीच में बना, उल्टा बना और वास्तविक बना। किरणें वास्तव में काटी हैं, उल्टा और वास्तविक बना। ये बातें आप लिख लिया करना, मैं बोल दिया करूँगा। तो आप कैसे लिखेंगे कि जब वस्तु C से परे स्थित है तो अवतल दर्पण से उसका प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, F और C के बीच में, उल्टा और वास्तविक बनता है। अब मैं इधर खिसकाता ला रहा हूँ बच्चों, पहले अनंत पे रखी थी, अब C के पास ले आया, अब C पे ही ले आता हूँ। ये ध्रुव, अवतल दर्पण, ये C और ठीक बीचों बीच में F। अब बच्चों मुझ पर पैमाना नहीं है, थोड़ा सा मेरा ये मिडिल पॉइंट बिल्कुल एग्जैक्ट हो सकता है, ना हो तो थोड़ी बहुत इमेज डिस्टर्ब हो जाती है, लेकिन मुझे चूंकि पता है ये कहाँ बनेगी, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपसे गलती हो सकती है, इसलिए ये सिचुएशन सही बना है। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर लाएंगे, ये कहाँ से जाएगी बच्चों? F से, ठीक। और एक ले आओ फोकस से, ये क्या हो जाएगी? परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर, इधर परावर्तित हो जाएगी। तो ये बिल्कुल C पर ही काटेंगी और ये दोनों बराबर के बनेंगे। तो देखो, पहले प्रतिबिंब बहुत छोटा था, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, लेकिन वस्तु से छोटा रहा, लेकिन अब बराबर हो गया और बिल्कुल C पर बन गया। तो ये थर्ड पॉइंट क्या था? जब वस्तु C पर है, वक्रता केंद्र पर है, जब वस्तु, मैं C लिख देता हूँ संक्षेप में, C पर है, आप क्या लिखेंगे? दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित है, तो परावर्तन के पश्चात उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। वो कैसा बनता है? वस्तु के बराबर। जो इमेज बन रही है, जो प्रतिबिंब बन रहा है बच्चों, वस्तु के बराबर, C पर, उल्टा एंड वास्तविक बनता है। पूरी भाषा आप सही तरीके से लिख लेंगे। तो ये 3 सिचुएशन हुई।
अब हम वस्तु को कहाँ ले जाएंगे, सी और एफ के बीच में कहीं रखेंगे। ठीक है, तो पहले इनका एक स्क्रीनशॉट लें। तो बच्चों अब फोर्थ पोजीशन पर चलते हैं। जब वस्तु एफ व सी के बीच है, यानी स्थित है, तो देखिए फिर वही सिचुएशन बनाते हैं। दिस इज कॉनकेव मिरर, ये इसका ध्रुव और ये इसकी मुख्य अक्ष ध्रुव P, और ये मैं बना देता हूँ C, और ये है F। वस्तु C और F के बीच, बीच का मतलब ठीक बीचों बीच नहीं, कहीं भी रखी हो, जैसे मैंने यहाँ रख दी। ठीक है, ये वस्तु मैंने यहाँ रख दी। ठीक, अब प्रतिबिंब बनाने के लिए एक किरण यहाँ से ले जाते हैं मुख्य अक्ष के समांतर। ये बच्चों कहाँ से जाएगी, F से, ये मैं ले आया, परावर्तित होकर के F से निकल गई। और एक ले आता हूँ मैं F से, ये क्या होगा, ये क्या होगी बच्चों, अब मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी ये। ठीक है, थोड़ी सी मुख्य अक्ष के समांतर होगी। ये दोनों किरणें यहाँ काट रही हैं, तो देखिए ये प्रतिबिंब बना। अब देखें ये प्रतिबिंब वस्तु से एक तो बड़ा बना और सी के इधर, देखो वस्तु को हम उधर खिसकाते ले जा रहे हैं बच्चों, प्रतिबिंब हमारा इधर खिसकता चला जा रहा है और बड़ा होता जा रहा है। तो जो इमेज बनी, यहीं लिख दूँ, इमेज जो बनी कैसी बनी, वस्तु से बड़ी और सी से परे, सी के बाहर बनी, अब सी से परे बनी। और कैसी है बच्चों, ये उल्टी और वास्तविक, उल्टी बनी और वास्तविक बनी। अब मैं कहाँ ले आऊँ वस्तु को, F पर, फिफ्थ पोजीशन। जब वस्तु F पर है, तो देखें जब F पर होगी तब क्या होगा, ये ध्रुव P और ये बना लिया मैंने C और ये F, और वस्तु मैंने कहाँ रख दी, अब F पर ही रख दी। ठीक है बच्चों, तो एक किरण में ले जाता हूँ मुख्य अक्ष के समांतर, ये जाएगी फोकस से, और एक किरण में ले आता हूँ यहाँ C से, C की सीध से। ठीक है, तो ये परावर्तन के पश्चात यहीं से वापस इधर को आ जाएगी, C से ही। तो देखें ये समांतर आ रही हैं ये किरणें, बिल्कुल पैरेलल। तो ये कहाँ जाके मिलेंगी बच्चों, डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी पर। तो प्रतिबिंब हमारा बहुत दूर जाके बनेगा और उल्टा नीचे जाके मिलेंगी, उल्टा बनेगा। तो जो इमेज बनी वो कैसी बनी, कहाँ बनी बच्चों, अनंत पर बनी, वस्तु से बहुत बड़ी, वस्तु से बहुत बड़ी और उल्टी और वास्तविक। ठीक है, ये कंडीशन, एक कंडीशन और। अब हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, F और P के बीच में। तो पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लें। तो बच्चों अब लास्ट सिचुएशन देखते हैं, जब वस्तु F और P के बीच में है, यानी दर्पण के फोकस और दर्पण के बीच में कहीं रखी है। तो मैं जैसे यहाँ रख देता हूँ, यहाँ पर। ठीक, एक किरण में ले जाता हूँ मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये बच्चों कहाँ से जाएगी, फोकस से, ये गई परावर्तन के पश्चात फोकस से। और एक C की सीध से इधर को ले जाता हूँ, C की सीध से इस दिशा में, यानी यहाँ से इधर गई है C की सीध में, तो ये वहाँ से उसी रास्ते पर लौट आएगी इस तरीके से।
तो बच्चों देखें, अब ये किरणें इधर फैलने लगी, डाइवर्ज होने लगी, तो आगे तो कहीं मिलेंगी नहीं, यानी वास्तविकता में ये किरणें इधर आ रही हैं और ये कहीं भी नहीं मिलेंगी आगे जाकर। ठीक है बच्चों, तो अब इनको मिलाना है तो ये कब मिल सकती हैं, ये इधर मिलती हुई प्रतीत होंगी। इसको सीधा आगे बढ़ाइए डॉट डॉट से, इन किरणों को सीधा डॉट 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 से बढ़ाइए। तो देखें प्रतिबिंब यहाँ बन गया, ये किरणें यहाँ मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं और प्रतिबिंब सीधा है। तो प्रतिबिंब हमारा जो इमेज बनी बच्चों, जो प्रतिबिंब बना वो कैसा हुआ, सीधा वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा और आभासी, क्योंकि किरणें वास्तविकता में काट नहीं रही हैं, काटती हुई प्रतीत हो रही हैं यहाँ पर, इसीलिए इमेज को मैंने डॉट डॉट से दिखाया है। और वस्तु से बड़ा, आभासी, और देखिए सीधा भी है। तो मैंने ये बताया था पीछे कि आभासी प्रतिबिंब सीधे होते हैं और वास्तविक उल्टे होते हैं। वस्तु से बड़ा, आभासी, सीधा और दर्पण के पीछे। अब तक जितनी इमेज बनी थी दर्पण के इस साइड बनी थी, जिस साइड में वस्तु रखी गई थी, लेकिन यही एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें प्रतिबिंब हमारा वस्तु से बड़ा बनता है, आभासी और सीधा बनता है, और दर्पण के दूसरी ओर बनता है, आभासी सीधा दर्पण के दूसरी ओर या दर्पण के पीछे। ठीक है बच्चों, तो ये रहा अवतल दर्पण से प्रतिबिंबों का बनना। भिन्न भिन्न स्थितियों में आपने देखा कि दर्पण भिन्न भिन्न स्थानों पर और भिन्न भिन्न आकृतियों का और भिन्न भिन्न स्थितियों का प्रतिबिंब बनाता है, कहीं आभासी, कहीं वास्तविक, कहीं छोटा, कहीं बड़ा, कहीं बहुत बड़ा, कहीं अनंत पर। तो इनका आप एक सारांश बनाएंगे कि सभी 6 पॉइंट्स को एक टेबल में लिखेंगे आप कि वस्तु कहाँ पर है और प्रतिबिंब कहाँ बनना है और कैसा बनना है। ठीक है, ये 6 कंडीशन टेबल बना लेंगे इस तरीके से कि वस्तु जब यहाँ है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या क्या है। इस तरीके से आप इन सब को एक साथ समराइज कर सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अब अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनना सीखेंगे। बच्चों वीडियो बहुत लेंदी हो गया है, इसलिए हम एक काम करते हैं कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंबों का बनना अब अगले लेक्चर में हम कंटिन्यू रखेंगे, यानी लेक्चर नंबर 4 में। आज केवल इतना ही पढ़िए कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना और मिरर फॉर्मूला, ये 2 चीज़ें हम अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे। तो मिलते हैं कल उस नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।